में फिर से एक बार हम लोग आ गए हैं और टॉपिक नाउन का ही है। अच्छा, जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ नाउन। नंबर की एडिटिंग तक हम आप जा चुके हैं, उनके क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है। अब ये एक नई टॉपिक, ऐसे जब भी नाउन की बात होती है ना, तो जनरली लोगों के मन में कॉन्सेप्ट होता है कि डिफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, नंबर है, केस है, इन सब चीजों पर हमें बात करनी है। ये टॉपिक कहीं ना कहीं छूट जाता है। आज इसी नए टॉपिक को लेकर के आए हैं और मैं क्लियर कर दूं कि कंपैरेटिव के लिए और एकेडमिक वालों के लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आप बहुत कुछ जानने जा रहे हैं। बिहेवियर ऑफ नाउन। नाउन बिहेव कैसे करता है, सुनिए, एक बात समझिए। जब भी नाउन की बात होती है ना, तो नाउन की बात क्या होती है, आप इसको समझिए कि नाउन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम एक सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, डोयर है। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर एक्शन का रिजल्ट पड़ता है। तो मेनली सेंटेंस में दो ही चीज तो है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, अगर तीसरी कोई चीज है तो ऑब्जेक्ट है। तो नाउन कितना वाइटल है, इसको समझने की कोशिश करिए और इस पर में क्वेश्चन बनाइए। चलिए, तो अब जरा सा ऐसा करते हैं कि बिहेवियर ऑफ नाउन में हम करेंगे क्या कि नाउन जितने भी हैं सबको कैटेगरी करके कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देंगे और ग्रुप में क्लासिफाई करने के बाद उस ग्रुप के हिसाब से उस नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे शुरुआत कर रहे हैं ग्रुप 1 से। देखिए, इस ग्रुप में कैसे नाउन है, तो सिंपल सी बात कह क्या रहे हैं उस पर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ such nouns that used to confuse us। जरा गौर करके देखिएगा। अब यहां पे सच है, आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मैंने सच के बाद नाउन में एक एस लगा दिया, तो बात बात में बहुत कुछ समझिए। देखिए, सच वर्ड जो है ना, अब इसको समझना है कि सच वर्ड जो है, तो सच वर्ड के बाद वर्ड कैसे आते हैं, इस पर में आप समझिएगा कि सच के बाद क्या होने जा रहा है। तो सच के बाद अगर यहां पर में नाउन आया, तो सच के बाद का नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और अगर सच के बाद में ए आ गया, मतलब सच प्लस में ए, तब जाकर के नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इस चीज को यहां पे समझिएगा कि सिंगुलर नाउन कब होगा, तो सच के बाद में ए आएगा तब। जैसे सच ए बॉय, सच बॉयज, तो वही चीज यहां पर था कि दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सच नाउन। तो ये सच नाउन नहीं, नाउन्स होना चाहिए था, तो मैंने यहां पर आपको करेक्शन कर दिया। तो दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सच नाउन्स दैट यूज्ड टू कंफ्यूज अस। अब देखिए, ये ऐसे नाउन रखने वाला ग्रुप है जो कि हमें कंफ्यूज करता है। आपके ये कैसे सर? जी, बहुत आसान सा है। अब दो वर्ड आपके सामने यहां पे देखिए क्या है, एक इल है और एक सिक है। मेरे ख्याल से आप में सब आदमी जानते होंगे, इल, ILL इल, और सिक तो आप सबको ही जानते ही हैं। अच्छा, मीनिंग क्या है इसका भैया? तो मीनिंग इसका निकला क्या, बीमार। तो जब दोनों बीमार है तो सवाल यह उठता है कि हम इल का यूज कहां करें, हम सिक का यूज कहां करें। तो इसको कैसे समझना है, आप देखिए, इल का यूज हम कहां करेंगे, सिक का कहां करेंगे। अगर फिजिकल डिस्पोजिशन है, फिजिकल, शरीर से बीमार है, बुखार लग गई, शरीर में दर्द है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अब फिजिकल डिस्पोजिशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इल कहते हैं, और उसी से वर्ड बनता है इलनेस। और वहीं पे अगर मेंटल डिस्पोजिशन, अरे देखिएगा, मेंटल डिस्पोजिशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, मेंटल डिसऑर्डर भी है, लेकिन किसी भी प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, माने मेंटल डिपोजिशन, किसी भी प्रकार का मेंटल डिस्पोजिशन, वो सिकनेस कहलाता है, सिक कहलाता है। तो यहां पर में आप समझ जाइए कि सिक क्या है, मानसिक। अगर मानसिक रूप से आप परेशान हैं तो आप सिक हैं, अगर आप शारीरिक रूप से आप परेशान हैं तो आप इल हैं। बस कॉन्सेप्ट को इतना ही बना करके चलिए तो बहुत कुछ बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आइए नंबर 2 में चलते हैं। यह कमाल का वर्ड है, एयर एंड विंड। देखिए, ये सब ऐसी चीजें हैं ना जिसमें कभी सोचा भी नहीं होता है आदमी ने कि यहां भी अंतर होता है क्या। एयर क्या है, विंड क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें? कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली लोग यही सोचते हैं, लेकिन नहीं, बहुत डिफरेंस है। अब यहां गौर करिए आप, एयर, एयर किसको कहते हैं?
तो एयर जो है वो रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर है। कहने का मतलब क्या, वॉट वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड एयर। जो हम सांस में लेते हैं ना वो हवा है। अच्छा, हवा एयर, और वहीं पे व्हाट ब्लोज इज कॉल्ड विंड, और जो बहती है ना वो क्या है, विंड है। मतलब सेंटेंस देखिएगा, हम कहते हैं कि पानी और हवा जीवन को संचालित करता है, या जीवन पानी और हवा से चलती। अब यहां हवा सांस लेने की बात है, तो हम क्या करेंगे, वाटर एंड एयर सस्टेन्स लाइफ। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम चलें और दूसरी ओर हम यह कहें कि ठंडी हवा बह रही है, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो क्या करेंगे, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। जैसे कहते हैं वी नीड फ्रेश एयर टू बी हेल्दी, तो ये एयर क्या है, सांस में लेने के लिए है, तो हमने क्या यूज किया, एयर का। लेकिन वहीं पे कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही है, तो हम क्या लिखते हैं, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि एयर क्या है, विंड क्या है। जब हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं तो एयर का यूज करेंगे, और जब बहने के लिए यूज करते हैं तो विंड का यूज करेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आते हैं और उसको समझते हैं थोड़ा सा। एक मिनट देख लेते हैं नेक्स्ट को और थोड़ा सा समझते हैं। चलिए अगला आपका जो है वो है कॉस्ट एंड प्राइस। फिर ये भी एक बड़ा कमाल का, कॉस्ट एंड प्राइस में क्या होगा, आइए देखिए कॉस्ट एंड प्राइस क्या है, उस पर मैं थोड़ा बात कर ले। एक एक बच गया। चलिए कॉस्ट एंड प्राइस, अब देखिए दोनों का मतलब क्या है, दर हो गया, कीमत हो गया। कई लोग कहते हैं कॉस्ट क्या है, प्राइस। अच्छा देखिए कॉस्ट एंड प्राइस का डिफरेंस तब नहीं मालूम होता है जब मैथमेटिक्स में सीपी और एसपी लोग जानते हैं। गौर करके देखिए, अगर मैथमेटिक्स के का आप मैथमेटिक्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स थोड़ी जान रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो जान ही रहे होंगे। उसके बाद भी अगर कॉस्ट और प्राइस में थोड़ी सी डिफरेंसेस है और वो नहीं समझ में आती है तो बड़ा मुश्किल बात है। अब जरा देखिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को हम आपको दिखा दें कि कॉस्ट क्या है और प्राइस क्या है, इन दोनों वर्ड को समझिए। सपोज दैट कि एक्स नाम का कोई गुड्स हम बना रहे हैं। अब एक्स नाम का गुड्स बनाने के लिए हमने क्या करा, उसमें कुछ कंपोनेंट था, थीटा कंपोनेंट पे 10 रुपया खर्च करा, ठीक है। कोई और बीटा कंपोनेंट था, इस पे 20 रुपया खर्च करा, तो कॉस्ट हमारा कितना आ गया, 30 रुपए का कॉस्ट आ गया, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब ही क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन में समथिंग के प्रोड्यूस होने में क्या अमाउंट एक्सपेंस हुआ, इट इज कॉल्ड कॉस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। जैसे यहां पे 30 रुपया उसके प्रोडक्शन में एक्सपेंस हुआ, उसे हम कॉस्ट बोलेंगे। अच्छा दूसरी ओर हम अगर चलते हैं तो इस 30 रुपए में 10 रुपया हमने अपने बेनिफिट का मान लिया और 40 रुपीज में इस एक्स नाम के थिंग को मार्केट में बेच दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस। मतलब कॉस्ट इज द अमाउंट ऑन विच समथिंग इज प्रोड्यूस्ड, वो दर जिस पर कोई चीज प्रोड्यूस होती है उसे कॉस्ट कहते हैं। वहीं पर द अमाउंट ऑन विच समथिंग इज सोल्ड, जिस पर बेची जाती है, उसे हम प्राइस कहते हैं। अच्छा देखिए कितनी बड़ी गलती करते हैं लोग जनरल इंग्लिश में। जैसे कि दुकान पे गए और कुछ खरीदना है और आज जाकर के आप पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम। अच्छा इस आइटम का कॉस्ट क्या है, आप जाकर के दुकान पे पूछते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन वैल्यू है। कोई भी दुकानदार प्रोडक्शन वैल्यू पे गुड्स को सेल नहीं करता, तो फिर ऐसे पोजीशन में कॉस्ट का यूज करना एक कॉमन एरर है। यहां जब भी करना होगा तो हमें किसका यूज करना होगा, प्राइस का। जबकि स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते और उसके बाद फिर सारा गड़बड़ करते हैं। जैसे यहां देखिए एग्जांपल है, द कस्टमर सेड व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस सूट। एकदम करेक्ट है, प्राइस क्या है इस सूट का, आप पूछ सकते हैं। आप ये नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सूट, क्योंकि कॉस्ट तो प्रोडक्शन वैल्यू है और प्रोडक्शन वैल्यू आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट और प्राइस के बाद जो चौथा वर्ड आता है, अब एक वर्ड है कस्टमर और एक वर्ड है क्लाइंट। अब देखिए कस्टमर और क्लाइंट, ग्राहक ही कहते हैं दोनों को। अब क्या है कस्टमर, क्या है क्लाइंट। अब देखिए इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि कस्टमर और क्लाइंट में क्या बेसिक डिफरेंस है। एक बात समझिए, अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा तो दो चीजें देखी होंगी कि जो थिंग्स हैं उनको कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक गुड्स होता है और एक क्या होता है, सर्विसेज। सोल्ड दोनों ही होती हैं, गुड्स भी सोल्ड होती हैं, सर्विसेज भी।
तो ए बायर ऑफ गुड्स, जो गुड्स खरीदता है, इज कॉल्ड कस्टमर। वहीं पर ए बायर ऑफ सर्विसेज या वन हु अवेल सर्विसेज इज कॉल्ड क्लाइंट। जो क्लाइंट लेता है, जो क्लाइंट है वो क्या है, सर्विसेज जो गेन करता है उसे क्लाइंट बोलते हैं, और जो गुड्स खरीदता है उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सामान को खरीदता है वो कस्टमर की कैटेगरी में आता है, और जो सर्विसेज लेता है उसे हम क्लाइंट की कैटेगरी में रखते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जैसे देखिए, कोई बाजार गया और बाजार जाकर के ब्रेड का एक लोफ उसने खरीदा, तो ब्रेड का लोफ उसने खरीदा तो वो क्या है, कस्टमर है। और कोई किसी एडवोकेट के पास गया और एडवोकेट की सर्विसेज हायर करी, तो एडवोकेट की सर्विसेज हायर करी तो वो क्या है, वो क्लाइंट है। सिंपल सी बात है। देखिए, डॉक्टर्स के भी क्लाइंट होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के क्लाइंट को बेसिकली हम पेशेंट के नाम से जानते हैं, तो वहां हटा दीजिए। लेकिन बाकी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, उधर चलिएगा, क्या कहते हैं, टीचर। टीचर भी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन अपने आप में सर्विस है, तो वहां भी क्लाइंट वर्ड का यूज नहीं होता, वहां स्टूडेंट का होता है। तो इनके पास अपने वर्ड है। रेस्ट जो भी है, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, कोई भी है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और सर्विसेज के लिए उनके पास क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। सर्विसेज के लिए उनके पास क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो इसी चीज को समझना है कि क्लाइंट क्या है और कस्टमर क्या है। कस्टमर उसे कहेंगे जो गुड्स को खरीदे, और क्लाइंट उसे कहेंगे जो सर्विसेज को अवेल करे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। ठीक है, अब आइए, यहां पर दो कैटेगरी और आपको दिख रही होगी। एक दिख रहा है हाउस एंड होम। अच्छा, ये ऐसा है ना, मैं पढ़ा रहा था एक बार तो फिजिकल क्लास में, तो मैंने एक सवाल पूछ दिया कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। तो एक बच्चे ने बताया कि भाई हाउस सर उसको कहते हैं ना जो किराए का मकान है, और होम जो है जो अपना घर है। अब लॉजिकल बात यह है कि हाउस और होम में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। पहले बात आप समझिए कि यह एक घर है, इससे कैसे आपको पता चलेगा कि यह किराए का घर है या यह आपका अपना घर है? कहीं से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। तो सिंपल सी बात है कि यह ऑलरेडी एक लेम एक्सक्यूज है, एक लेम तरीका है कहना कि अपना घर है तो यह कहेंगे और किराए का घर है तो यह कहेंगे। एक्चुअली है क्या, आप इसको समझिए, डिफरेंस क्या है। अ बिल्डिंग टू लिव इन, एक घर जिसमें कि रहा जा सके, उसे हाउस कहते हैं। मतलब सेंटेंस में आ गया, या एक बड़ा घर है, या एक छोटा घर है, या एक सुंदर घर है, अच्छा घर है, कुछ भी ऐसा घर की बात आ गई ना तो हाउस है। लेकिन अगर यह क्लियर हो गया कि पर्टिकुलर पर्सन, एक ऐसा घर जिसमें कि एक खास आदमी रहता है, तो वो होम है। डजंट मैटर कि किराए का है या फिर वो अपना है। गौर करिए, जैसे हम कहते हैं यह एक घर है, यह एक घर है। अब ये लाइन लिखा ना, या यह एक सुंदर घर है, इस घर के पहले आप सुंदर भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यह एक सुंदर घर है। तो ऐसे में किस पर्सन का है यह क्लियर नहीं है, तो यह क्या है, हाउस है। लेकिन अगर वहीं कह दिया कि यह राम का घर है, राम का घर है, और यह क्लियर हो गया कि घर राम का है, अब चाहे वो उसका अपना है या फिर उसका किराए का है, डजंट मैटर, इससे कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे पोजीशन पे उसे होम कहते हैं। अब जैसे कहते हैं कि यह राम का घर है, तो क्या लिख रहे हैं, राम के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया और यहां होम करा। और यहीं देखिए यह एक सुंदर घर है, तो ब्यूटीफुल के बाद में क्या करा, हाउस करा। क्योंकि हाउस से यह क्लियर नहीं होता है कि यह किसका घर है। अब सुंदर घर है तो हाउस किया, और राम का घर है तो होम किया। एकदम ये नहीं सोचना है भैया कि अपना है, किराए का है, इस तरह का लेम एक्सक्यूज, लेम चीजें नहीं बनानी है। बेसिक चीजों को सोचना है और समझना है, तब लिखना है। चलिए अब आगे आते हैं, एक देखते हैं हैबिट और कस्टम, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। हैबिट क्या है और कस्टम क्या है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हैबिट क्या है और कस्टम क्या है। अब देखिएगा तो हैबिट का मतलब भी आदत है, कस्टम का मतलब भी आदत है। अब दो बातें समझिए, हैबिट किसका होता है, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल, आप कहिएगा सर इंडिविजुअल क्या है, एक व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति के आदत की बात कर रहे हैं तो हैबिट है, और अगर किसी सोसाइटी के आदत की बात कर रहे हैं, समाज के आदत की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या है, कस्टम है। तो कस्टम इज नथिंग बट प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी। कस्टम क्या है,
सोसाइटी और कम्युनिटी का प्रैक्टिस है, जबकि हैबिट क्या है, एक व्यक्ति विशेष की आदत है। अब जैसे एक छोटा सा पर्टिकुलर पर्सन का आदत है तो हैबिट है, सोसाइटी का है तो कस्टम है। जैसे हम ये कहते हैं कि ही हैज सम बैड हैबिट्स, मान लो हमने ये लिख दिया ही हैज सम बैड हैबिट्स, उसके पास कुछ बुरी आदतें हैं, उसके पास कुछ बुरी आदतें हैं। गौर करके समझिए, अब ही हैज सम बैड हैबिट्स तो ही एक इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बैड हैबिट्स का यूज कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम ये कह दें कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या ईस्ट इंडिया में कुछ गुड कस्टम्स हैं तो एकदम सही होगा। गुड हैबिट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बिहार, यूपी, ये सब कुछ भी है वो सारा का सारा क्या है, सोसाइटी है। और सोसाइटी है तो सोसाइटी में क्या होगा, तो सोसाइटी में होगा कस्टम। जैसे सम इविल कस्टम्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की सोसाइटी में कुछ इविल कस्टम्स हैं जो हम यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं हैबिट और कस्टम के बाद कहां हम चलने वाले हैं। चलिए इसको भी देख ले, हैबिट और कस्टम के बाद हम कहां तक आते हैं। दो और आपको यहां दिख रहा है, इन दोनों को पहले समझाते हैं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट बिहेवियर अगर आता है या फिर और भी कोई वर्ड निकल के आते हैं। अब दो क्या है, एक है ग्राउंड एंड फ्लोर, यह भी बड़ा फंसाने की चीज है कि ग्राउंड एंड फ्लोर में क्या डिफरेंस है। अब देखिए ग्राउंड और फ्लोर की बात करेंगे। अब जैसे देखिए अभी ये एक घर हो गया, एक चीज को समझिएगा, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है ग्राउंड एंड फ्लोर। ठीक है, अब ये एक घर है, अब यहां से आप बाहर बढ़ते हैं और बाहर का कोई भी एरिया है सारा का सारा ग्राउंड ही है। इसमें कोई ये नहीं है कि कौन सा शेप होगा, ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर के बाहर का एरिया। लेकिन घर के भीतर का जो फ्लोर है, घर के भीतर का जो एरिया है, सतह है, यह फ्लोर की कैटेगरी में रहता है। तो ग्राउंड ऑन फ्लोर का अगर आप अंतर निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात, घर के आउटसाइड सारा ग्राउंड है, घर के भीतर जो है वो फ्लोर है। तो इस बात को समझिएगा, कभी भी इस चीज को मत देखिएगा कि ग्राउंड का मतलब प्लेग्राउंड ही होता है। प्लेग्राउंड एक अलग चीज है, ग्राउंड एक अलग चीज है। ग्राउंड कुछ में भी आ सकता है, घर के बाहर का एरिया है तो ग्राउंड है और घर के भीतर का है तो फ्लोर है। उसके बाद आ जाइए, एक है शेड एंड शैडो। अब देखिएगा शेड क्या है, शैडो क्या है। अच्छा, शेड किसको कहते हैं। अब यहां पर मैं मान लो कि बारिश हो रही है या फिर सूरज की धूप है या फिर मानते हैं कि यहां बारिश हो रही है, तो धूप और बारिश से बचने के लिए हम जिस चीज के नीचे खुद को छुपाते हैं वो शेड की कैटेगरी में आती है। मतलब ए प्लेस दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग शेल्टर ऑफ रेन और सन इज कॉल्ड शेड। लेकिन वहीं पर हम थोड़ा सा अगर चलेंगे और आगे देखेंगे कि शेड की कैटेगरी तो हमने आपको समझा दिया कि धूप और बारिश से बचने के लिए जिसे हम लेते हैं वो आपको किस में आ जाती है, शेड की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे शैडो का, तो शैडो में हम कहां जाने वाले हैं, वेट ए मिनट, शैडो में हम कहां जाने वाले हैं। आप देखिए शैडो किसको बोलते हैं, शैडो का मतलब है इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, शैडो, इस चीज को देखिए, ये क्या है, इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, किसी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के इमेज को हम शैडो कहते हैं। अब यहां पर में मान लीजिए कि एक पेड़ आ गया ऐसे करके और उस पेड़ का यहां पर में इमेज एक क्रिएट हो गया, एक इमेज बन गया, तो बेसिकली ये इमेज जो है ना ये शैडो कहलाता है। और पेड़ के नीचे आप आ गए, ऊपर से सूरज की धूप लग रही है, इस धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पेड़ का नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। तो ये शेड है और इसका इमेज यहां बन रहा है तो ये शैडो है। तो इसको समझिएगा कि शेड और शैडो में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने पहला बिहेवियर देखा और पहले बिहेवियर में आपने गौर किया कि हमने पहले बिहेवियर में उन नाउन्स को लिया जो हमको बेसिकली क्या कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे। अब आते हैं ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 में देखते हैं ग्रुप 2 कैसा नाउन है। गौर करके देखिए, अमूमन आपने जो अंग्रेजी पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा, एक यहां पर सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन में अगर हम क्या करते हैं,
एस लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं, वॉवेल चेंज कर देते हैं, वॉवेल चेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ये अभी तक आपने पढ़ा। लेकिन ऐसा भी आप समझिए कि कुछ नाउन्स हैं जिसके एक नहीं दो प्लूरल बनते हैं। नाउन सिंगुलर में एक ही है, लेकिन जैसे प्लूरल बनाएंगे pn1 और pn2 दो प्लूरल बन जाएगा। अच्छा, दोनों प्लूरल का अगर इसका मीनिंग m आ रहा है तो इसका मीनिंग एकदम अलग n आएगा, मतलब मीनिंग भी चेंज होगी और दो फॉर्म भी बनेगा। कैसे? जैसे देखिए, पहला वर्ड है ब्रदर। अब ब्रदर वर्ड को आप देखिएगा तो ब्रदर का दो प्लूरल निकलेगा, एक निकलेगा ब्रदर्स और एक निकलेगा ब्रेदरन। अब ब्रदर्स क्या है? ब्रदर्स मतलब सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के संतान को ब्रदर्स बोलते हैं। जबकि ब्रेदरन क्या है? ब्रेदरन कहते हैं मेंबर्स ऑफ सेम सोसाइटी। अच्छा भैया, स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा कि जो प्लेज होते हैं, हम भारत के लोग आपस में भाई बहन हैं। अब ये जो बातें होती है ना, ये आप समझ रहे हैं ना, भाई बहन हैं, तो वैसा जो होता है उसको ब्रेदरन की कैटेगरी में रखते हैं। ब्रेदरन सेम पेरेंट से नहीं है, मेंबर ऑफ सेम सोसाइटी है, जबकि ब्रदर्स क्या है? सेम पेरेंट से। अगला आ जाइए क्लोथ। क्लोथ क्या है? तो क्लोथ क्या है? तो इसको समझिएगा, क्लोथ का प्लूरल दो बनेगा, क्लोथ में एस, क्लोथ में ई एस। अब देखिए, सिर्फ एक ई का अंतर है, लेकिन डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है। क्लोथ में जब एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल क्या बन रहा है? काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लोथ। अच्छा, यहां पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत है स्पेलिंग के अंदर, काइंड्स और पीसेज ऑफ क्लोथ। अच्छा, यहां ये ई गलत एक ऐड हो गया है, ई को ऐड नहीं होना चाहिए। काइंड एंड और पीसेज ऑफ क्लोथ, कपड़े क्या वैरायटी या फिर टुकड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं पे क्लोथ्स जब ईएस लगा के ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? गारमेंट या और अटायर, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पोशाक। हिंदी में क्या बोलेंगे? पोशाक। तो जब सिले सिलाए कपड़े का बात है तो क्लोथ का प्लूरल क्लोथ्स ईएस वाला हो जाएगा, और जब ऐसे पीसेज या फिर काइंड की बात है तो क्लोथ में हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। समझना है इस बात को। इसके बाद आई एक वर्ड है डाई। डाई, अच्छा देखिएगा, कहिएगा डाई का मतलब आपको पता है कि मौत होता है, अब वो अलग चीज है, लेकिन डाई का मतलब स्टाम्प भी होता है। ये जो सिक्के बनाते हैं ना, तो सिक्के बनाने के लिए जो मोहर आती है सिक्के बनाने के लिए, उस मोहर को भी हम क्या बोलते हैं? डाइज बोलते हैं। स्टाम्प्स फॉर कॉइनिंग, सिक्के बनाने की मोहर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइज बोलते हैं। अब इसको हम प्लूरल करेंगे तो देखिए, एक तो आपका यहां पर हो गया कि डाइज का मतलब स्टाम्प फॉर कॉइनिंग, और दूसरा प्लूरल यहां एक गड़बड़ हो गई है कि यही चीज यहां भी टाइप हो गई है। एक काम करते हैं, इसको हटाइए और यहां पर में एक और प्लूरल जो बनेगा वो क्या बनेगा? डाइस बनेगा। देखिए स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, DICE डाइस, दो प्लूरल बना, एक डाइस बना DIES, जिसका मतलब हुआ एक से ज्यादा स्टाम्प। ध्यान दीजिएगा, डाई का मतलब ही होता है स्टाम्प, स्टाम्प फॉर कॉइनिंग। सिक्के बनाने की मोहर को हम लोग डाई बोलते हैं, ठीक है? सिक्के बनाने की मोहर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। तो ये पहले से ही क्लियर है कि स्टाम्प फॉर कॉइनिंग, कॉइनिंग को हम लोग डाई बोलते हैं। अब एस लगाया तो डाइज हो गया स्टाम्प, एक से ज्यादा स्टाम्प। दूसरा प्लूरल क्या हुआ? ये डाइज नहीं, डाइस होगा, DICE डाइस। डाइस किसको कहते हैं? क्यूब फॉर प्लेइंग, या अब यहां पे ऑफ लिखा है लेकिन बेसिकली इसको फॉर समझिए, तो क्यूब फॉर प्लेइंग, क्यूब फॉर प्लेइंग, ये फॉर है, फॉर करिएगा इसको, ठीक है? क्योंकि फॉर पर्पस दिखाता है, ऑफ रिलेशन दिखाता है, तो ऑफ का यूज मत करिएगा, फॉर का यूज करिएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है। खैर वो सब थोड़ी संभाल लीजिएगा, क्लरिकल मिस्टेक है। तो डाइस के जगह पे डाइस और ऑफ के जगह पे फॉर, ये हमने करना चाहिए, दैट वी शुड हैव टू डू, कि डाइस क्या हो गया? क्यूब फॉर प्लेइंग, ठीक है? तो डाई के दो प्लूरल, एक डाइस और एक डाइस। डाइस का मतलब स्टाम्प फॉर क्वाइनिंग और डाइस का मतलब क्यूब फॉर प्लेइंग, ठीक है? तो इसके बाद चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं, ठीक है? चलिए फर्दर आगे बढ़ के देख लें हम लोग कि क्या पोजीशन है। अगला नेक्स्ट में आते हैं, तो एक वर्ड है इंडेक्स। अच्छा,
इंडेक्स क्या होता है? हर किताब के पहले आप देखते हैं कि विषय सूची, हम लोग क्या बोलते हैं? विषय सूची। मतलब कौन कौन सा विषय है इसमें, तो विषय सूची जो होता है उसे हम लोग इंडेक्स बोला करते हैं। अब इंडेक्स का दो प्लूरल, एक तो इंडेक्स में ईएस लगा दीजिए, आपको पता है ना, जिसके लास्ट में एक्स होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाते हैं, बॉक्स का बॉक्सेस करते हैं, तो इंडेक्स में ईएस लगाया, इंडेक्सेस। तो मतलब क्या हुआ? टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल तो सिर्फ एक का हुआ, इसमें एस लगाइए, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, माने एक से ज्यादा टेबल। अच्छा, दूसरा प्लूरल क्या होता है? इंडेक्स में ICES, इंडिसेस बन जाता है। तो इंडिसेस का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ एल्जेब्रा, साइंस ऑफ एल्जेब्रा। तो मैथमेटिक्स में इंडिसेस का काफी यूज है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स एल्जेब्रा आगे पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा कि इंडिसेस क्या चीज है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो एक वर्ड है फॉर्मूला। वैसे इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला का प्लूरल जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? मेथड, मेथड या तरीका। अब इसका एक प्लूरल बनता है, फॉर्मूला में एस लगा दे, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज कहने का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा मेथड, तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं? मेथड्स। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूलाज। अच्छा, दूसरा क्या है? फॉर्मूला में ए में ई लगा दें तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूले। फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड अदर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए या दूसरे साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जहां भी कोई सूत्र, मतलब समझिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूत्र। जहां भी कोई सूत्र है तो सूत्र की श्रेणी में प्लूरल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूले। अच्छा, एक बात समझिए, अब मेथड वाले में हम फॉर्मूलाज करते हैं, तो ये 2 सालों से ये ट्रेंड चला है इंग्लिश में कि मैथमेटिक्स के सूत्र को भी हम अब फॉर्मूले ना लिख के फॉर्मूलाज करते हैं, और ग्रामर ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप फॉर्मूलाज दोनों जगह पे कर रहे हैं, मेथड्स में भी और रूल्स में भी, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों जगह ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अगला आते हैं फिश पर। तो फिश में आ जाइए, तो फिश किसको कहेंगे? मछली। अब मछली का प्लूरल, फिश का प्लूरल फिश ही होगा। कब फिश होगा? जब कंसीडर्ड कलेक्टिवली। अगर 1 पाउंड है और पाउंड में बहुत सारी मछलियां हैं और हम एक साथ सारी मछलियों को इंडिकेट कर रहे हैं तो वहां प्लूरल फिश होगा। लेकिन अगर बाजार है, कुछ मछली यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां बिक रही है, मतलब सेपरेट है, तो हम वहां प्लूरल क्या बनाते हैं? फिशेस। तो जहां पर कलेक्टिवली है वहां फिश करेंगे और जहां सेपरेटली है वहां फिशेस करेंगे। इसको समझिएगा। अगला क्या है? पेनी। पेनी का मतलब क्या होता है? सिक्का या कॉइन। अब पेनी में भी यही चीज है जैसा फिश में देखा था। अगर कलेक्टिवली बहुत सारे सिक्के एक जगह रखे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो प्लूरल क्या बनेगा? पेन्स, PNC, पेन्स। लेकिन अगर हम सिक्कों को सेपरेटली, 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के सिक्के अलग कर रहे हैं और अलग करके रख रहे हैं, तो वो प्लूरल क्या बनने वाला है? पेनीज। तो ये डिफरेंस है पेन्स और पेनीज में। और पेनी तो आप समझ गए कि पेनी सिंगुलर है और सिंगुलर में इसका मतलब क्या होता है? सिक्का मतलब होता है। तो ये हम लोगों ने यहां तक किया। ऐसे नाउन को हम देख रहे हैं जिनका एक नहीं 2-2 प्लूरल फॉर्म होता है, और दोनों प्लूरल फॉर्म जो हैं उसके सेंसेस जो हैं वो अलग अलग हैं, दोनों प्लूरल फॉर्म के। अब बेसिकली हमें जो है वो एक अगले ग्रुप की ओर चलना है, और अगले ग्रुप में हम देखेंगे कि नाउन के और भी वैरायटीज में किस तरह से हम काम करेंगे। तो यहां तक को आप देखिए, रेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।